आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स, आपको मेरी तरफ से सलाम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मिखाइल गोर्बाचोव एंड सोवियत यूनियन। आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम बात करेंगे मिखाइल गोर्बाचोव, जो कि सोवियत यूनियन के यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के लास्ट प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद जो है सोवियत यूनियन जो है वो मुंतशिर हो गया था, कोलैप्स कर गया था और रशियन फेडरेशन की बुनियाद पड़ी थी। आइए डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैच। डियर स्टूडेंट्स, आम तौर पे जो है आपसे इस बात का तकाजा नहीं किया जाता कि आप लाजमी तौर पे जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें, शेयर करें। लेकिन आज की इस वीडियो के लिए जो है आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब भी करें। अगर अभी तक आपने जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर हो सके तो इसको दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैच के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मिखाइल गोर्बाचोव एंड सोवियत यूनियन। हमारा पहला क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचोव वाज द सोवियत यूनियंस, दो ऑप्शन दिए गए हैं, लास्ट प्रेसिडेंट और लास्ट चीफ जस्टिस। डियर स्टूडेंट्स, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लास्ट प्रेसिडेंट। मिखाइल गोर्बाचोव वाज द सोवियत यूनियंस लास्ट प्रेसिडेंट। डियर स्टूडेंट्स, जब हम ये बात करते हैं कि मिखाइल गोर्बाचोव जो है ही वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन और यूएसएसआर, तो इसका मतलब ये है कि यूएसएसआर जो है वो 1991 के अंदर जो है वो कोलैप्स कर गया था, इंतशार का शिकार हो गया था। और वो जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स थी उसका ख़ात्मा हो गया था। और फिर उसके बाद जो है इस वक्त जो है उसको रशियन फेडरेशन का नाम दिया गया था। अब जो है रूस है, रशिया है, वो रशियन फेडरेशन है। और इससे पहले जो है फ्राम 1917 टू 1991 जो है ये सोवियत यूनियन था, यानी यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। और 91 के बाद जो है जब वो यूनियन टूट गया और उसकी बहुत सारी जो रिपब्लिक्स थी वो अलग हो गई, तो उसके बाद जो है फिर ये रशियन फेडरेशन जो है वो बन गया था। इसलिए इसको हम कहते हैं कि लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। तो उसके बाद चूँकि सोवियत यूनियन जो है ख़त्म हो गया था और रशियन फेडरेशन जो है वो कायम हो गई थी, तो इसलिए इसको लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन का नाम जो है वो दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज मिखाइल गोर्बाचोव? मिखाइल गोर्बाचोव कौन था? गोर्बाचोव वाज द फार्मर सोवियत politician and 8th and last president of Soviet Union. डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। गोर्बाचोव जो है ही वाज द पॉलिटिशियन ऑफ सोवियत यूनियन और 8th प्रेसिडेंट था, यानी सोवियत यूनियन का फ्राम सोवियत यूनियन जो है जो कि रशियन जो रेवोल्यूशन आया था, वहाँ पे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था 1917 के अंदर जो है, तो उसके बाद से लेकर, यानी जब हम ये बात करते हैं कि ही वाज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन, तो इसका आगाज़ जो है वो 1917 से होता है, जब लेनिन जो है उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट बना था सोवियत यूनियन का। तो 1917 से लेकर ऑनवर्ड जो है ये जो गोर्बाचोव है ही वाज द 8th एंड लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। एंड द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन ही वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका जनरल सेक्रेटरी भी रहा है ऑफ द सोवियत यूनियन फ्राम द 1980 टू 1991। तो जो गोर्बाचोव है वो रशिया का, वो सोवियत यूनियन का प्रेसिडेंट बना था 1985 को। तो 1985 को जो है ये सोवियत यूनियन का प्रेसिडेंट बना। जब 1991 के अंदर जो है रशिया कोलैप्स हो गया था और यूएसएसआर कहना चाहिए, यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया था, वो टूट गया था, इंतशार का शिकार हो गया, उसकी जो रिपब्लिक्स थी वो उससे सेपरेट हो गई। तो फिर सोवियत यूनियन
یعنی یونین جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا اور اس کے بعد رشین فیڈریشن جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی. اور اس کے ساتھ ہی ہے جیسے ہی سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تو گورباچوف جو ہے اس نے بھی ریزائن دے دیا تھا, وہ اقتدار سے لگ ہو گیا تھا. آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے میخائیل گورباچوف واز بورن آن. میخائیل گورباچوف جو ہے کب پیدا ہوا؟ آن مارچ 2 1931. میخائیل گورباچوف واز بورن آن مارچ 2 1931. آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے وٹ ہیپنڈ ٹو گورباچوف آفٹر دی سوویت یونین ڈیزالوڈ. جب سوویت یونین جو ہے جب ہم سوویت یونین کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے وہ سوویت یونین ہے جو 1917 کا جو رشین کمیونسٹ ریولیوشن آیا تھا یا سوشلسٹ ریولیوشن وہاں پہ آیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے جو رشیا تھا یا رشین فیڈریشن تھی اس کو USSR کا نام دیا گیا تھا, یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس. تو یہ جو یونین تھا سوویت یونین جو ہے یہ کب ڈیزالو ہوا؟ 1991 کے اندر. تو 1991 کے اندر جو ہے یہ ڈیزالو ہوا تھا. اب کویشچن دوبارہ دیکھیے گا وٹ ہیپن ٹو گورباچوف آفٹر دا سوویت یونین ڈیزالو. جب سوویت یونین ڈیزالو ہو گیا 1991 کے اندر تو گورباچوف کے ساتھ کیا واقعہ پیش ہوا؟ آن December 25 گورباچوف ریزائنڈ اینڈ ٹرنڈ اوور ہز presidential powers including control of the nuclear launch codes to Yeltsin. تو ہوا کیا کہ 25 دسمبر کو جو ہے آن December 25 1991 کو جو ہے گورباچوف نے پریزیڈینشیل جو اسٹیٹس ہے اس سے ریزائن دے دیا, اور جو اس کے علاوہ جو اس کے پاس اٹامک ویپنس کے جو کوڈز تھے وہ بھی اس نے جو ہے جو نیا پریزیڈنٹ بنا یلسن جو ہے بورس یلسن جو ہے واز دا نیکسٹ پریزیڈنٹ. تو بورس یلسن کو جو ہے وہ اقتدار سونپ دیا گیا تھا, ہو واز نو دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف دا رشین فیڈریشن. تو جب USSR کا خاتمہ ہوا ان 1991 تو اس کے بعد جو ہے رشین فیڈریشن قائم ہو گئی, اور رشین فیڈریشن جو ہے اس کا فرسٹ پریزیڈنٹ جو ہے ہی واز دا بورس یلسن, جو کہ گورباچوف کے بعد جو ہے پریزیڈنٹ بنا تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں گورباچوف واز دا لاسٹ پریزیڈنٹ آف سوویت یونین اینڈ بورس یلسن واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف رشین فیڈریشن آفٹر دی کولیپس آف دا سوویت یونین. تو بورس یلسن جو ہے وہ رشین فیڈریشن کا پریزیڈنٹ بنا. ڈیٹ ایوننگ دا سوویت فلیگ واز لوڈ فرام دا کریملن اینڈ ریپلیسڈ ود دا رشین ٹرائی کلر فلیگ. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے جب رشیا کولیپس ہو گیا تھا, ڈیزالو ہو گیا تھا, اور بورس یلسن جو ہے وہ رشین فیڈریشن کا پریزیڈنٹ بن گیا تھا, تو جو سوویت یونین کا جو فلیگ تھا اس کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ کے اوپر جو ہے ٹرائی کلر فلیگ جو ہے رشین فیڈریشن کا جو ہے اس کو کریملن کے اوپر جو ہے وہ لہرا دیا گیا تھا. آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. نیکسٹ کویشچن ہے پرسٹرائکا واز انٹروڈیوسڈ ان سوویت یونین بائی. پرسٹرائکا جو ہے دیٹ واز دا پالیسی آف گورباچوف. یہ گورباچوف کی پالیسی ہے. نیکسٹ ہماری جو کل ہی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی ویڈیو, تو اس کے اندر صرف ہم نے 2 ٹرمز کے اوپر بات کی ہے, واٹ از دا پرسٹرائکا اور دوسری ٹرم ہے گلیسناسٹ. تو یہ گورباچوف کی 2 پالیسیز تھیں, ان کے اوپر صرف ہم جو ہے بات کریں گے. ان کا مفہوم کیا ہے, اس کے اثرات کیا ہوئے, تو اس کے اوپر جو ہے ڈیٹیل سے جو ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ہے آپ کو معلومات مل جائیں گی. تو اب صرف ہم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بنیادی چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. پرسٹرائکا واز انٹروڈیوسڈ ان سوویت یونین بائی گورباچوف اور یلسن. پرسٹرائکا واز انٹروڈیوسڈ ان سوویت یونین بائی گورباچوف. میخائیل گورباچوف جو ہیں ہو واز دا لاسٹ اینڈ 8th پریزیڈنٹ آف سوویت یونین. اس نے جو ہے پرسٹرائکا پالیسی جو ہے وہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی تھی سوویت یونین کے اندر. آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. دا پالیسی آف گلاسناسٹ واز انٹروڈیوسڈ بائی میخائیل گورباچوف اور پیوٹن. دا پالیسی آف گلاسناسٹ انٹروڈیوسڈ بائی میخائیل گورباچوف. میخائیل گورباچوف کون ہے؟ He was the last president of Soviet Union and he became president of Soviet Union in 1985.
और 1985 के अंदर वो प्रेसिडेंट बना और उसने रिज़ाइन कब दिया? ऑन दिसंबर 25, 1991। तो 1991 को जो है ऑन दिसंबर 25 उसने रिज़ाइन दे दिया था और उसके बाद बोरिस येल्सिन जो है ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? द पॉलिसी ऑफ ग्लासनोस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिखाइल गोर्बाचोव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The Constitution of Russian Federation was ratified on 12 December 1993, 12 December 1991. The correct answer is 12 December 1993. तो जो रशियन फेडरेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रेटिफाइड दोबारा किया गया था, तो वो कब किया गया? ऑन दिसंबर 12, 1993। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज गोर्बाचोव्स राइट हैंड मैन? तो गोर्बाचोव को जो है जब वो ही वाज द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन, तो उस वक्त जो है उसका राइट हैंड दस्ते रास्त जो है वो कौन शख्स था? बहुत करीब उसके कौन शख्स था? बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन जो है जैसे ही गोर्बाचोव जो है उसने प्रेसिडेंटशिप से रिज़ाइन दिया था और अलहदगी इख्तियार की, तो उसके बाद जो है इक़्तिदार जो था वो बोरिस येल्सिन के ही स्पुर्द कर दिया गया था। हु वाज गोर्बाचोव्स राइट हैंड मैन? द आंसर इज़ बोरिस येल्सिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डिड मिखाइल गोर्बाचोव डिफर फ्राम प्रीवियस सोवियत लीडर्स? सोवियत लीडर्स जो हैं डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट सोवियत लीडर था ही वाज लेनिन, जिसके इनकलाब बर्पा हुआ था। तो इनकलाब जो कम्युनिस्ट इनकलाब आया था उसके बाद जो है जो लेनिन था ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। तो जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके बाद जो है स्टालिन जो है वो आ गया था, फिर ख्रोशेफ आ गया। तो इस तरह जो है ये सारे लोग जो थे ये आप यूँ समझें कि बड़े कट्टर किस्म के, बड़े जो हैं वो सख्त किस्म के जो है कम्युनिस्ट थे। और मिखाइल गोर्बाचोव जब प्रेसिडेंट बना तो उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो पहले जो प्रेसिडेंट्स थे उनसे कदरे मुख्तलिफ थी। इस हवाले से क्वेश्चन को, हाउ डिड मिखाइल गोर्बाचोव डिफर फ्राम प्रीवियस सोवियत लीडर्स? ही डिड नॉट एक्चुअली बिलीव इन कम्युनिज्म। ये बहुत दिलचस्प बात है कि कम्युनिस्ट जो है रशिया जो सोवियत यूनियन था और एक ऐसा शख्स जो है वो सोवियत यूनियन का प्रेसिडेंट बन गया हु एक्चुअली जो है डिड नॉट बिलीव इन कम्युनिज्म। तो वो अंदर से जो है वो कम्युनिस्ट नहीं था। और उसने क्या किया कि जब प्रेसिडेंट बना और जब वो सेक्रेटरी था कम्युनिस्ट पार्टी का, तो उसने ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कराई जिससे कम्युनिज्म जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया था। यानी कम्युनिज्म की जो ग्रिप थी लोगों के ऊपर जो है, सिस्टम के ऊपर जो है, वो आस्ता आस्ता जो है वो ढीली पड़नी शुरू हो गई थी। ये मुख्तलिफ है, जबकि पहले जितने भी वहाँ पे प्रेसिडेंट्स हैं तो वो कम्युनिज्म को जो है उन्होंने जो है वो प्रमोट किया और कम्युनिज्म के ऊपर बड़ी सख्ती से जो है वो डटे रहे। लेकिन मिखाइल गोर्बाचोव ने जो है ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जिससे कम्युनिज्म जो है वो वीक हुआ और उसके नतीजे में जो है फिर वहाँ पे जो है आप यूँ समझने के सिस्टम के ख़िलाफ़ एक बगावत हुई और सोवियत यूनियन जो है, जो कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन था, उसका ख़त्मा हो गया था। ही डिड नॉट एक्चुअली बिलीव इन कम्युनिज्म। ही recognized that the Soviet Union needed to adopt. He sought to cooperate. Dear students, यहाँ पे मिसिंग है एक लफ्ज़ की यहाँ पे, तो वो है कैपिटलिज्म। दोबारा इसको देख लीजिएगा। He recognized that the Soviet Union needed to adopt capitalism. तो एक कम्युनिस्ट स्टेट के अंदर रहते हुए जो है बोरिस जो गोर्बाचोव था वो प्रमोट किसको कर रहा था? कैपिटलिज्म को। जबकि सोवियत यूनियन तो कम्युनिस्ट था, सोशलिस्ट स्टेट थी, तो लेकिन वो जो है उसकी पॉलिसी जो थी, उसकी जो हमदर्दियाँ थी वो कैपिटलिज्म की तरफ थी। ही sought to cooperate with the United States. और उसने जो है अब वो सोवियत यूनियन जिसने 19 आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड फ्राम 1945 टू 1991 वो एक कोल्ड वार के अंदर जो है वो दोनों चले गए थे, यूएसएसआर और सोवियत यूनियन।
تو ایک طرف جو ہے وہ دونوں ملک جو ہیں سپر پاورز کولڈ وار میں جاری دنیا اتنے اختلافات کا شکار ہوگی کہ دو بلاکس میں تقسیم ہو گئی تھی. دوسری طرف جو ہے جو گورباچوف ہے اس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں؟ کیپٹلزم کے ساتھ اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ اس کی ہمدردیاں تھیں. یہی وجہ ہے کہ رشیا جو ہے جو سوویت یونین تھا وہ جو ہے اس کے آتے ہی جو ہے اس کا سسٹم کمزور ہوا, کولیپس ہوا اور سوویت یونین جو ہے اس کا خاتمہ ہو گیا تھا. آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ڈز رشیا اسٹل ہیو اے زار؟ ڈز رشیا اسٹل ہیو اے زار؟ زار وہ خاندان ہے جس کی 1917 سے پہلے جو ہے رشیا کے اوپر حکومت تھی. تو کیا اب بھی یہ خاندان پایا جاتا ہے؟ دا لاسٹ رشین زار نیکولس ٹو واز ایکسیکیوٹیڈ بائی دا سوویت گورنمنٹ ان 1918. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں پہ زار ڈائناسٹی جو ہے وہ نہیں پائی جاتی, اور جو لاسٹ زار جو شخص تھا جو نیکولس ٹو تھا, جو اس کا اس سلطنت کا یا اس حکومت کا سربراہ تھا, اس کو جو ہے 1918 میں جو ہے قتل کر دیا گیا تھا. آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. وٹ کنٹریز میڈ اپ یو ایس ایس آر؟ تو یو ایس ایس آر جو ہے وہ کن ملکوں کون کون سی اسٹیٹس اس میں شامل تھیں یا کون کون سی ریپبلکس جو ہیں وہ اس میں اس کا حصہ تھیں؟ وٹ کنٹریز, یا اس کو وچ کنٹریز کا لینا چاہیے, وچ کنٹریز میڈ اپ یو ایس ایس آر؟ یو ایس ایس آر مینس یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس. تو وہ کون کون سی تھی؟ 15 ریپبلکس جو تھیں ان کا یہ یونین تھا, دیٹ از کالڈ یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس. تو اس میں 15 اسٹیٹس تھیں. نمبر 1 رشیا, نمبر 2 یوکرائن جس کے ساتھ آج کل رشین فیڈریشن کی جنگ چل رہی ہے, اور آرمینیا, آذربائیجان, قازقستان, کرغستان, مولدووا, ترکمانستان, اور اس کے علاوہ جو ہے تاجکستان اور لیٹویا, اور اس میں آگے باقی ملک جو ہیں وہ اس کے آگے ہیں. تو یہ جو ریاستیں تھیں, اور اس کے علاوہ جو ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں وچ کنٹریز سپریٹڈ فرام دا سوویت یونین آفٹر دا کولیپس آف یو ایس. اس میں کون تھے؟ اس میں کنٹریز تھے آرمینیا, آذربائیجان, بیلاروس, ایسٹونیا, جارجیا, قازقستان, کرغستان, اور یہاں پہ ہے لیٹویا. تو یہ وہ 15 اسٹیٹس تھیں جن کے اوپر سوویت یونین مشتمل تھا, اور اس میں سے یہ ریاستیں وہ تھیں جنہوں نے 1991 کے اندر جو ہے سوویت یونین سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. جب سوویت یونین کا کولیپس ہوا اور یہ ڈیزالو ہو گیا, اور اس کے بعد جو ہے ان اسٹیٹس نے جو ہے سوویت یونین سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. آئیے نیکسٹ, اب یہ اسٹیٹ جو ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کہلاتی ہیں. وہ اسٹیٹس جنہوں نے رشین فیڈریشن سوویت یونین سے علیحدگی اختیار کی, نو دے آر کالڈ سینٹرل ایشین اسٹیٹس. آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. وچ کنٹریز آر کمیونسٹ ناؤ؟ اس وقت جو ہے دنیا کے اندر کون کون سے کمیونسٹ کنٹریز پائے جاتے ہیں جو کمیونزم کا پرچار کرتے ہیں, یا کارل مارکس کا جو کمیونزم ہے اس کے اوپر جو ہے ان کا سسٹم جو ہے وہ سٹینڈ کر رکھا ہے. تو ٹوڈے دا ایگزسٹنگ کمیونسٹ اسٹیٹس ان دا ورلڈ آر چائنا, چائنا جو ہے وہ کمیونسٹ ہے, کیوبا, لاؤس, ویتنام, نارتھ کوریا اینڈ رشین فیڈریشن. تو یہ وہ ملک ہیں جن کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے, یا جن کا جو اکنامک سسٹم ہے, یا کلچرل سسٹم جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے کمیونزم کے اوپر یا سوشلزم کے اوپر جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایک بات بھی یاد رکھیے گا کہ وہ جو کمیونزم ہے جس کو کارل مارکس نے پیش کیا تھا وہ ایز اٹ از دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہے, اور نہ ہی کسی ملک کے لیے اسٹیٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی فلسفر نے جو ہے
جو تھیری پیش کی ہے اس کو وہ ایز اٹ از اڈاپٹ کرے. ہر اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے حالات کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق یا اس کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے کسی بھی تھیری کو جو ہے وہ پریکٹیکل شکل دے سکتی ہے اور جتنی چاہے اس کے اندر رد و بدل بھی کر سکتی ہے. تو ہر اسٹیٹ جو ہے اس نے اپنے اپنے ماحول کے مطابق، اپنے اپنے حالات کے مطابق جو ہے وہ اس کمیونزم کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، who took over Russia after Stalin؟ تو اسٹالن جو ہے ہی واز دا سیکنڈ پریزیڈنٹ آف سوویت یونین. اسٹالن کون تھا؟ ہی واز دا سیکنڈ پریزیڈنٹ. فرسٹ پریزیڈنٹ کون تھا؟ لینن. لینن واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف سوویت یونین اینڈ آفٹر دی ڈیتھ آف لینن اسٹالن بیکیم دا سیکنڈ پریزیڈنٹ آف سوویت یونین. تو سوویت جو اسٹالن جو ہے اس کی ڈیتھ جو ہے وہ 1953 کے اندر ہوئی تھی اور 53 کے اندر اس کی ڈیتھ ہوئی. جو لینن ہے اس کی ڈیتھ جو ہے آئی تھنک کہ 1922 کے اندر، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا تھوڑا سا. تو آفٹر دی ڈیتھ آف لینن جو ہے اسٹالن جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنا. اور کویشچن یہ ہے کہ ہو ٹک اوور رشیا آفٹر اسٹالن؟ تو اسٹالن کے بعد جو ہے سوویت یونین کا پریزیڈنٹ کون بنا تھا؟ آفٹر اسٹالن ڈائٹ ان مارچ 1953 he was succeeded by Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev as the first secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union. تو جو سوویت یونین کی جو سینٹرل کمیونسٹ پارٹی تھی اس کا جو ہے وہ سیکٹری بھی تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ سوویت یونین کا پریزیڈنٹ بھی بنا. جی اسٹوڈنٹس، ایک اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں. بات یہ ہے کہ جب 1966 کے اندر جو ہے 1966 کے اندر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے تاشکند پیکٹ ہوا تھا، تاشکند کا معاہدہ ہوا تھا. تو اس وقت جو ہے یہ خروشیف ہی جو ہے وہ سوویت یونین کا پریزیڈنٹ تھا اور اسی کی کوششوں سے جو ہے پاکستان اور انڈیا جو ہے ان کے درمیان جو ہے تاشکند کا معاہدہ ہوا تھا. آفٹر دی وار آف 1965 انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو 1965 کی جنگ لڑی گئی اور جنگ کے بعد جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے جو ڈائلاگ ہوا، جو صلح نامہ ہوا اور جو ان دونوں ریاستوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوا وچ از کالڈ تاشکند پیکٹ. تو 1966 کے اندر جو ہے تو اس وقت جو رشین پریزیڈنٹ تھا وہ خروشیف تھا جس نے ثالثی کا کردار جو ہے وہ ادا کیا تھا. تو who became the president of Soviet Union after the Stalin? His name is Khrushchev. آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. What is USSR called now? USSR کیا ہے؟ USSR Union of Soviet Socialist Republics. اور USSR جو ہے یہ آفٹر دا ریولیوشن آف 1917 جو کمیونسٹ ریولیوشن رشیا کے اندر آیا تھا اس کے بعد جو ہے اس کو سوویت یونین کا اسٹیٹس دیا گیا تھا. اور جب 1991 کے اندر جو ہے رشیا جو سوویت یونین ہے، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس جو ہے اس کا کولیپس ہو گیا تھا، وہ ٹوٹ گیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے اب USSR کیا کہلاتا ہے؟ یعنی پہلے اس کا نام بیفور 1991 جو USSR تھا تو آفٹر دا 1991 اس کو کیا نام دیا گیا ہے؟ رشین فیڈریشن. کویشچن کا آنسر کیا ہے؟ رشین فیڈریشن. سوویت یونین واز اے یونین آف 15 ریپبلکن اسٹیٹس. اٹ ایگزسٹڈ فرام 1922 انٹل دی فال آف 1991. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بات تھوڑی سی میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ 1917 کے اندر جو ہے وہاں پہ کمیونسٹ ریولیوشن آیا تھا اور جو مختلف جو ریپبلکس تھیں ان کے ملنے سے جو ہے 1922 کے اندر جو ہے اس کو سوویت یونین کا اسٹیٹس دیا گیا تھا. تو عام طور پہ جو ہے جب ہم اس کو جنرل بات کر رہے ہوتے ہیں تو عام طور پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ فرام دا ریولیوشن جو ہے 1917 سے جو ہے یہ سوویت یونین ہے. تو بیسیکلی وہاں سے بھی اس کو شروع کیا جاتا ہے، لیکن وہ جو باقاعدہ طور پہ جو ریپبلکس نے ایک یونین قائم ہوا تو وہ 1922 ہی ہے اور یہ 1991 کے اندر جو ہے اس کا خاتمہ ہو گیا تھا. آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہاؤ لانگ ڈڈ دا سوویت یونین لاسٹ؟
सोवियत यूनियन जो है कितने साल तक कायम रहा? 74 ईयर्स। सोवियत यूनियन जो है 74 ईयर जो है वो सोवियत यूनियन कायम रहा। द सोवियत यूनियन वाज डिज़ाल्व आफ्टर द 74 ईयर जो है सोवियत यूनियन डिज़ाल्व हो गया और फिर जो है उसको रशियन फेडरेशन का नाम दिया गया है। अब जो है वो रशियन फेडरेशन कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सोशलिज़म सोशलिज़म जो है, जो रशियन जो सोवियत यूनियन है उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो उसका जो इकोनॉमिक सिस्टम है, डेट इज़ कॉल्ड सोशलिज़म या उसको कम्युनिस्ट कहा जाता है। सोशलिज़म इज़ ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम एडवोकेटिंग ए क्लासलेस सोसाइटी इन विच ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर स्टेट ऑन इन द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एज ए होल। सोशलिज़म क्या है? सोशलिज़म बेसिकली ए पॉलिटिकल सिस्टम है एंड ए इकोनॉमिक सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? सोशलिज़म इज़ ए पॉलिटिकल सिस्टम, सोशलिज़म इज़ ए इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये दो बातें होगी। तो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है और ये इकोनॉमिक सिस्टम भी है। ये एडवोकेसी किसकी करता है? एडवोकेटिंग ए क्लासलेस सोसाइटी। ये एक ऐसे सिस्टम की एडवोकेसी करता है कि क्लासलेस सोसाइटी यानी गैर तबकाती मुआशरा, जिसमें ना तो कोई अमीर होता है और ना ही कोई गरीब होता है। मुआशरे के तमाम अफराद जो हैं वो एक ही क्लास होती है और उसमें ना तो हैव वाली क्लास होती है और ना ही हैव नॉट वाली क्लास होती है। तो ये जो हैव और हैव नॉट का जो फ़र्क होता है ये बेसिकली प्रॉपर्टी की बुनियाद के ऊपर होता है, दौलत की बुनियाद के ऊपर होता है, सरमाए की बुनियाद के ऊपर होता है, या फिर आप कह लें कि जायदाद की बुनियाद के ऊपर होता है। तो जब किसी भी फ़र्द को जो है प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त नहीं होगी, किसी भी शख्स के पास जो निजी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो फिर सब की क्लास जो है वो एक होगी। उसको कहते हैं क्लासलेस सोसाइटी, गैर तबकाती मुआशरा। तो कार्ल मार्क्स जो है उसका कहना ये था कि ये जो सरमायादाराना निज़ाम है ये मुआशरे को दो बड़ी क्लासेस के अंदर तकसीम कर देता है। एक क्लास हैव और दूसरी क्लास होती है हैव नॉट। हैव वाली क्लास जो है वो है जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास दौलत है, कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, मिलें हैं, और वो जो है वो अपने सरमाए की मदद से जो है वो रूल कर रहा होता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी। और दूसरी है हैव नॉट। हैव नॉट से उसकी मुराद है मज़दूर जो है, मेहनत कश लोग जो हैं, जो मेहनत और मुशक्क़त तो बहुत करते हैं लेकिन उनके पास कुछ नहीं होता। तो मज़दूरों के लिए वो हैव नॉट और सरमायादारों के लिए जो है वो हैव की टर्म जो है इस्तेमाल करता है। तो इस तरह जो है जब प्रॉपर्टी नहीं होगी तो तमाम सोसाइटी जो है वो एक जैसी हो जाएगी। उसको वो क्लासलेस सोसाइटी का नाम देता है। इन विच ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर स्टेट ओन्ड। तो जो सोशलिज़म है एक ऐसा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? तमाम ज़राए पैदावार, वो कारखाना हो सकता है, वो फैक्ट्री हो सकती है, वो आपकी ज़मीन हो सकती है, वो आपकी दुकान हो सकती है, वो आपकी गाड़ी हो सकती है, वो आपका प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकता है, वो आपका प्राइवेट जो है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो सकती है। यानी तमाम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से मुराद है जिससे आप सरमाया हासिल करते हैं, जिससे आप दौलत हासिल करते हैं। तो क्या होंगे? वो स्टेट ओन्ड होंगे, वो स्टेट की मलकियत होंगे। किसी भी इंडिविजुअल को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त नहीं होगी। किस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर या इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर? सोशलिज़म के अंदर। तो सोशलिज़म जो है उसके अंदर तमाम जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो स्टेट के पास होते हैं और इंडिविजुअल को, फ़र्द को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त नहीं होती। ना वो अपने ज़मीन रख सकता है, ना वो कारखाना रख सकता है, ना वो कोई मिल बना सकता है, ना प्राइवेट स्कूल बना सकता है। यानी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे उसको जो है वो सरमाया हासिल होता हो। तो तमाम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास होंगे? स्टेट के पास होंगे। और स्टेट क्या करेगी? इन द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एज ए होल। तो रियासत जो है वो तमाम जो मलकियत है वो रियासत के पास होगी और रियासत उस प्रॉपर्टी को, उस मलकियत को, उन कारखानों को, उन फैक्ट्रियों को, स्कूल, हॉस्पिटल्स, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको इज्तमाही तौर पर तमाम मुआशरे की फ़लाह बहबूद के लिए वक़्फ़ कर देगी। तो ये है सोशलिज़म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत ब्लॉक। ये टर्म इस्तेमाल होती है सोवियत ब्लॉक। सोवियत ब्लॉक जो है इट मीन्स द ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स।
जो डियर स्टूडेंट्स, जो कोल्ड वार जो है वो कोल्ड वार का जो इरा है, कोल्ड वार जो है वो शुरू होती है 1945 के अंदर आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड। तो 1945 से इसका आगाज़ होता है और 1991 के अंदर जो है जब सोवियत यूनियन जो है वो डिज़ाल्व होता है तो उस वक्त जो है ये कोल्ड वार ख़त्म होती है। तो ये जो इरा है फ्राम 1945 टू 1991, इसको जो है कोल्ड वार का इरा कहते हैं। कोल्ड वार का क्या मतलब है? स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन USA एंड USSR, कॉन्फ्लिक्ट between USA and USSR from 1945 to 1991 is called कोल्ड वार। तो ये बेसिकली कोल्ड वार जो है दो इज़म के दरमियान थी, दो आइडियालॉजीज़ के दरमियान थी, जिसको हम कम्युनिज़म कहते हैं और जिसको हम जो है वो कैपिटलिज़म कहते हैं। तो अमेरिका जो है जो कि एक कैपिटलिस्ट कंट्री था और सोवियत यूनियन जो है जो कि एक सोशलिस्ट कंट्री था। तो दोनों नज़रियात जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर अपना गलबा कायम करना चाहते थे और दोनों जो आइडियालॉजीज़ जो हैं सोशलिज़म और जो कैपिटलिज़म है वो एक दूसरे के ऊपर हावी होना चाहते थे। इस हावी होने से जो कशीदगी पैदा हुई, जो खौफ की फ़ज़ा पैदा हुई, उसको जो प्रोपेगेंडा किया गया उसको जो है कोल्ड वार कहा जाता है। तो उस कोल्ड वार के दौरान जो है दुनिया जो थी वो दो बड़े ब्लॉक्स में तकसीम हो गई थी। एक जो है वो सोवियत यूनियन ब्लॉक था और एक जो है वो अमेरिकन ब्लॉक था, या एक कम्युनिस्ट ब्लॉक था और दूसरा जो है वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था। तो जो सोवियत यूनियन ब्लॉक था उसमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल थे? उसमें जो मेजर कंट्री शामिल थे उनका तल्लुक़ था ईस्टर्न यूरोप के साथ। जो मशरक़ी यूरोप है, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो जो है वो सोवियत ब्लॉक में शामिल थे। इट मीन्स द ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स विच वर अंडर मोर और लेस फर्म कंट्रोल ऑफ मॉस्को। यहाँ मॉस्को से मुराद है सोवियत यूनियन। मॉस्को इज़ द कैपिटल ऑफ सोवियत यूनियन एंड गवर्नड बाय कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थे, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम उन स्टेट्स के नाम भी लेंगे। तो उन स्टेट्स के जो जिनके ऊपर वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जिनके ऊपर मॉस्को का कंट्रोल था, कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल था, और उन मुल्कों के अंदर भी जो है कम्युनिज़म था और वहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो कायम थी। और ऐसे मुल्कों का जो ब्लॉक है उसको सोवियत ब्लॉक कहा जाता है। बुनियादी तौर पे वो तमाम स्टेट्स थी जहाँ पे सोशलिज़म पाया जाता था या कम्युनिज़म पाया जाता था। और चूँकि रशिया जो है उस वक्त, सोवियत यूनियन जो है वो सबसे बड़ी ताकत थी जिसके पास कम्युनिज़म था, तो रशिया का कंट्रोल इन मुल्कों के ऊपर बहुत ज़्यादा था। और इन्हीं स्टेट के साथ मिलकर जो है रशिया ने क्या किया, 1955 के अंदर जो है वार्सा पैक्ट जो है उसकी बुनियाद भी रखी थी। वार्सा पैक्ट जो है बेसिकली एक काउंटर अलाइंस था जो कि नेटो के मद्दे मुकाबल जो है वो कायम हुआ था। तो उसमें मोस्टली कंट्री जो है वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ही शामिल थे। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है। मेजर कंट्रीज़ ऑफ सोवियत ब्लॉक वर ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया एंड यूगोस्लाविया। तो जो ईस्टर्न ब्लॉक था, जो सोवियत ब्लॉक था, उसमें कौन कौन से मुल्क शामिल हैं? ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया और यूगोस्लाविया। तो ये वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थे जिन पर सोवियत ब्लॉक बनाया गया था और ये मुल्क जो हैं ये वार्सा पैक्ट का भी हिस्सा थे। और जो रशियन ब्लॉक जिसको हम कहते हैं या कम्युनिस्ट ब्लॉक कहते हैं, जो कोल्ड वार के दौरान दुनिया की जो तकसीम हुई थी, तो उसमें जो मेजर कंट्रीज़ थे वो यही कंट्री जो थे वो शामिल थे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मार्क्सिज्म मीन्स द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम फार्मूलेटेड बाय कार्ल मार्क्स अकॉर्डिंग टू विच all conflicts in society are brought by rival economic interests of social classes। तो जो सोवियत यूनियन है उसके जो पॉलिटिकल सिस्टम है या उसका जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसकी बुनियाद कार्ल मार्क्स के नज़रियात पे रखी गई थी। तो उसी वाले से जो है ये बात की शामिल इसमें की गई है। मार्क्सिज्म का मतलब क्या है? मार्क्सिज्म बेसिकली क्या है? ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम।
तो मार्क्सिज्म भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम है फार्मूलेटेड बाय, यानी वो पॉलिटिकल सिस्टम या वो इकोनॉमिक सिस्टम या वो सोशल सिस्टम दैट वाज फार्मूलेटेड बाय कार्ल मार्क्स। तो जिसको कार्ल मार्क्स ने बयान किया है, उसको जो है वो एज ए टर्म भी इस्तेमाल होता है, जिसको हम यूँ कह लें कि कम्युनिज्म जो है या सोशलिज़म जो है, तो वो सोशलिज़म या वो कम्युनिज़म की आइडियालॉजी या नज़रियात जिसको मार्क्स ने पेश किया, दे आर कॉल्ड मार्क्सिज्म, उनको मार्क्सिज्म कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू विच ऑल कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, तो मार्क्सिज्म की बुनियाद किस बात के ऊपर है? मार्क्सिज्म की बुनियाद इसके ऊपर है कि सोसाइटी के अंदर जितना भी कन्फ्लिक्ट पाया जाता है, जो क्लास स्ट्रगल है, तबकाती कशमकश है, वो क्या है? आर ब्राट बाई राइवल इकनॉमिक इंटरेस्ट। वो क्या है? वो मुतज़ाद मुआशी मफादात हैं। यानी सोसाइटी के अंदर जो इंतशार है, जो बदअमनी है, जो तसादम है, जो कन्फ्लिक्ट है, जो जंगें हो रही हैं, तो उसके पीछे कार्ल मार्क्स क्या कहता है? इकनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो वो कहता है कि जो राइवल इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं ऑफ सोशल क्लासेस, वो क्या कर रहे हैं? उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर तसादम हो रहा है। तो अगर जो इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं, मुख्तलिफ जो सरमायादाना निज़ाम की पैदावार हैं, तो जहाँ पे सरमायादाना निज़ाम होगा वहाँ पे हर तबके के अलग अलग इकनॉमिक इंटरेस्ट होंगे। सरमायादारों के अलग इंटरेस्ट हैं और जो वर्कर्स हैं उनके इंटरेस्ट उनसे बिल्कुल मुतसादम होंगे। तो चूँकि उनके इंटरेस्ट मुख्तलिफ हैं, तो लिहाजा उनके दरमियान तसादम का इम्कान रहता है। तो वो कहता है कि इसका हल ये है कि किसी भी शख्स को प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और तमाम जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको स्टेट के ऑनरशिप में दे देना चाहिए। तो ये जो है, ये सारी जो नज़रिया है, जो क्लास स्ट्रगल है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है और प्रोलेटारीज की जो गवर्नमेंट है, ये सारी जो नज़रियात हैं, सोच और फ़िक्र है, डेट इज़ कॉल्ड मार्क्सिज्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक यहाँ पे ये लास्ट था हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। आज की ये वीडियो जो है, इसमें हमने जो जिन दो चार बातों का जिक्र किया है, उसमें हम एक तो मिखाइल गोर्बाचोव के हवाले से बात की है, फिर जो सोवियत यूनियन जो है उसका आगाज़ कब हुआ और उसमें किस तरह जो है आगे डेवलपमेंट हुई, उसके बाद जो है सोवियत यूनियन का ख़ात्मा कब हुआ और सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद जो यूएसएसआर है उसका स्टेटस कैसे चेंज हो गया। तो ये इस वाले से बात हो रही है। सोवियत यूनियन जो है उसने आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड जो है उसने अमेरिका के मद्दे मुकाबल जो है सुपर पावर का किरदार जो था वो अदा किया था। तो ये जो इरा है फ्राम 1945 टू 1991, इस दौर के आलमी निज़ाम को जो है बाईपोलर सिस्टम कहते हैं। बाईपोलर सिस्टम एक ऐसा आलमी निज़ाम होता है जिसमें दो सुपर पावर होती हैं। तो इस दौर में चूँकि अमेरिका भी एज ए सुपर पावर जो है अपना रोल अदा कर रहा था और यूएसएसआर भी सुपर पावर के तौर पे जो है अपना रोल जो था वो अदा कर रहा था। तो इस इरा को जो है वो बाईपोलर सिस्टम कहते हैं। जब 1991 के अंदर जो है यूएसएसआर जो है वो उसका कोलैप्स हो गया था, तो यूएसएसआर का जो बतौर सुपर पावर रोल था वो ख़त्म हो गया। तो 1991 से ऑनवर्ड जो है दुनिया जो है वो इस वक्त जो आलमी निज़ाम है फ्राम 1991, तो वो है यूनिपोलर सिस्टम। तो इस वक्त दुनिया जो है वो यूनिपोलर है। यानी यूनिपोलर सिस्टम एक ऐसा वर्ल्ड सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ एक सुपर पावर होती है। इस वक्त अमेरिका जो है वो दुनिया की वाहिद सुपर पावर का रोल जो है वो अदा कर रहा है। इसलिए इस पॉलिटिकल सिस्टम को या इस वर्ल्ड सिस्टम को जो है हम यूनिपोलर सिस्टम कहते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है आने वाले वक्त में जो है कौन सी रियासत जो है वो अमेरिका के मुकाबला कर खड़ी होती है? उसमें रशिया लाइन में लगा हुआ है, उसमें चाइना हो सकता है, उसमें जर्मनी हो सकता है। लेकिन अभी जो है ये सारी बातें कबल अज़ वक्त हैं। जब कोई रियासत बड़ा रोल अदा करेगी और पॉलिटिकल रोल अदा करेगी तो फिर जो है हम देखेंगे कि कौन सी रियासत जो है वो अमेरिका के मद्दे मुकाबल जो है वो सुपर पावर का रोल जो है वो अदा करती है। तो आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो के हवाले से जो है ख़ुसूसी तौर पे आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट्स से भी आगाह कीजिएगा और अपना फीडबैक जो है लाजमी तौर पे दीजिएगा। इससे पहले भी जो है कुछ अर्सा मैंने रशियन फेडरेशन के ऊपर जो है एक दो वीडियो तैयार की हुई हैं। आज
مخائل گورباچوف کے حوالے سے، اور ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ ہوگی، اس میں صرف 2 ٹرمز کے اوپر ہم بات کریں گے، ایک پرسٹرائکا اور دوسری ہے گلاسناسٹ۔ تو یہ وہ پالیسیز تھیں جنہوں نے سوویت یونین کے کولیپس کے اندر جو ہے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ ان پالیسی سے جو ہے وہ جو کمیونزم جو ہے اس کی جو گرفت تھی وہ کمزور پڑنا شروع ہو گئی تھی، اور اس طرح جو ہے مخائل گورباچوف کی ان پالیسیوں نے جو ہے سوویت یونین کے خاتمے کے اندر جو ہے یہ کہا جائے کہ اس نے مرکزی کردار ادا کیا تھا، تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ اللہ حافظ۔